सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रुति सारिका आईएफपीएच द्वारा आयोजित वेबिनार के दैनिक श्रृंखला के इस 807वें सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का वेबिनार हम लोग एक मौन प्रार्थना से शुरू करेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के मेहमान और वक्ता डॉक्टर ईशांत गुप्ता हैं। डॉक्टर निशांत गुप्ता भिलाई छत्तीसगढ़ के एक युवा और समर्पित होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से स्नातक होने के बाद इन्होंने पिछले 5 वर्षों में विविध पैथोलॉजिकल बीमारियों का होम्योपैथी के माध्यम से सफलतापूर्वक इलाज किया है। इनकी विशेषज्ञता विशेष रूप से डर्मेटोलॉजी, ट्राइकोलॉजी, साइकाइट्री और सेक्सुअल डिसऑर्डर में है। डॉक्टर निशांत गुप्ता रेंज ऑफ सिमिलिमम नामक एक लोकप्रिय यूट्यूब चैनल के भी निर्माता हैं, जो युवा होम्योपैथ्स के बीच अत्यंत लोकप्रिय और अपने गहन और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ये 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित पुस्तकों के लेखक भी रहे हैं। ये पुस्तक के नाम है एक्यूट एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट थ्रू होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स एंड थेराप्यूटिक्स बुक ऑफ अनसंग रेमेडीज। आज का इनके वेबिनार का विषय मॉडर्न डे टेक्निक फॉर फाइंडिंग सिमिलिमम है। मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करके हमें लाभान्वित करें। सर, जी आप प्लीज अपना सेशन शुरू करें। जी मैम, नमस्कार मैम। थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैम, क्या मेरी वॉइस और वीडियो क्वालिटी क्लियर है? यस सर। सर, यू आर ऑडिबल। जी जी मैम, मैं स्लाइड्स शेयर कर रहा हूँ पहले तो। श्योर सर। सो मैम, मेरी स्लाइड्स भी शायद विजिबल हो रही हैं अभी। यस सर, यस सर, यस यस सर। सबसे पहले तो थैंक यू श्रुति साकरिया मैम आपका, कि बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है आपने। वैसे तो ये तीसरा बार है मेरा जिस जिस टाइम आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया है ना। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है जितना मैडम ने इंट्रोडक्शन में बता दिया। हम लोग भी आपके जैसे ही एक होम्योपैथ हैं जो थोड़ा बहुत होम्योपैथी में इंटरेस्ट लेते थे, थोड़ा बहुत होम्योपैथी को सीखने की जानने की कोशिश करते थे, और थोड़ा बहुत ही नॉलेज हुआ है। अभी मेरे को लगता है कि 100 में से मात्र 1% ही नॉलेज है होम्योपैथी का, जो स्टिल मैं जान पाया हूँ, है ना। और मेरे को लगता नहीं कि शायद ये जीवन इतना पर्याप्त रहेगा कि इस ग्रेट साइंस को अपन पूरे जीवन भर में जान पाएंगे। तो कोशिश करता हूँ, है ना। जो भी मतलब मेरे को नॉलेज है थोड़ा बहुत, जो भी मेरा एक विचारधारा है होम्योपैथी के प्रति, एक मेडिसिन देने के प्रति, या कैसे पेशेंट को डीलिंग करनी है, कैसे पेशेंट को दवा प्रिस्क्राइब करनी है, थोड़ा सा एक कुछ आइडिया सजेस्ट कर पाऊँ। ऐसा नहीं है, देखिए होम्योपैथी और एलोपैथी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है सर, यही है कि अपन एक एलोपैथिक डॉक्टर है, हो सकता है 10 एलोपैथिक डॉक्टर हो तो 10 का अलग अलग मतलब एक ही व्यू हो, 10 का एक ही व्यू हो, और एक ही पेशेंट को एक ही दवा दे। जैसे पेप्टिक अल्सर है तो 10 के 10 एक ही दवा देंगे। लेकिन होम्योपैथ में अगर सेम पेशेंट पेप्टिक अल्सर का चले जाए, कोई नक्स वोमिका दे रहा है, कोई पल्साटीला दे रहा है, कोई सीपिया दे रहा है, हो सकता है तीनों से ठीक हो जाए, हो सकता है तीनों से ना हो। तो यही होम्योपैथी और एलोपैथी में एक डिफरेंस रहता है कि हमको अपनी जो है मतलब की टेक्निक्स हैं वो अलग अलग रहती है सारे होम्योपैथ को। और कुछ गलत नहीं है, मैं जितना अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कुछ भी होम्योपैथी में ऐसा नहीं है जो गलत है या सही है। अक्सर हम लोग की एक आदत है कि हम लोग स्टबबॉर्न हो जाते हैं होम्योपैथी में, कि ये फलानी चीज ही जो है सही है, बाकी फलानी चीज जो है गलत है। तो ऐसा नहीं करके सबका सुनना चाहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जो हम बोल रहे हैं या जो कोई और बोल रहा है, अगर वो आप चीज करके आपके पेशेंट को अगर इंप्रूवमेंट मिल पाए असल में, तो करो, नहीं मिले तो और भी तरीके है ना। तो नथिंग टू बी डेट मच कॉशियस अबाउट एंड नथिंग टू बी डेट मच वरीड अबाउट, है ना। तो आज का टॉपिक अच्छा टॉपिक है, डेट इज मॉडर्न डे टेक्निक्स फॉर फाइंडिंग सिमिलिमा। हम कैसे मॉडर्न डे टेक्निक्स, ऑल्दो मॉडर्न डेज की नहीं है, पर जो ये सब टेक्निक्स है, अब जिसके रिपर्टरी आ गई है, बहुत सारी थ्योरीज आ गई हैं, बहुत सारी विचारधारा आ गई है, तो इस चीजों के थ्रू एक सिमिलिमम तक कैसे पहुंचा जाए। सिमिलिमम क्या होता है, जब अपन पेशेंट्स की मतलब केस हिस्ट्री लेते हैं, जब उसके सारे सिम्टम्स को आप क्लब करते हैं, जो उसके मेंटल फिजिकल जनरलिटी सबको क्लब करते हैं, जो भी दवा हमारी एकदम
उसमें वो पेशेंट फिट बैठता है, जब जब से ज्यादा लक्षण उसी दवा के पाए जाते हैं, उस कंडीशन को अपन सिमिलीमम बोलते हैं और अपन सिमिलीमम देते हैं। तो उसमें क्योर होने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू थेरापेटिक देने में। अगर आप एक सिमिलीमम देंगे तो क्रॉनिक केसेस को क्योर अप करने की क्षमता उस सिमिलीमम में ज्यादा है। जनरली क्लासिकल होम्योपैथी बोलते हैं कि मतलब कि 30 पोटेंसी में भी वो बड़े बड़े केसेस ठीक कर जाते हैं, जो हार्डकोर क्लासिकल होम्योपैथ है। तो डेफिनेटली आज मैं कुछ ऐसी चीजें और कुछ आइडियाज आपको दूंगा जो कि आपके लिए सिमिलीमम तक फाइंड आउट होने में हो सकता है कुछ एक व्यू आपका चेंज है, कुछ चीजें आपको नहीं पता चले। तो ये एक छोटा सा वेबिनार है। तो ओके, तो रूल्स ऑफ द वेबिनार सिंपल है। अपना ऑडियो को म्यूट करना है, ट्राई टू मेक नोट्स ऑफ द सेशन। अगर कुछ फ्रूटफुल आपको लगता है तो ऑडियो इसके सेशन के नोट बना लीजिए, पार्टिसिपेंट कीजिए, है ना, पार्टिसिपेट कीजिए चैट्स वगैरह में। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हम पूछते हैं तो उसको बताएं, मेरे को बड़ी खुशी होगी, है ना। विल गिव यू ए चांस टू आस्क योर डाउट इन लेटर ऑफ द सेशन। अगर सेशन के बाद अगर आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप क्लियर कर सकते हैं या कुछ सजेशंस है जो दे सकते हैं। बाकी नो हेट रॉन्ग वर्ड, ये तो सब कोई करता नहीं तो आज की जो अपन चीजें स्टार्ट करेंगे वो डॉक्टर राजन शंकरन के 8 बॉक्स मेथड से करेंगे। तो ये डॉक्टर राजन शंकरन थे, इनका मुझे क्या पसंद आया ना, इनका पर्सपेक्टिव जो होम्योपैथी को सोचने का था वो बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे को लगा। एंड बहुत बड़ा वो विजनरी व्यक्ति थे, मतलब हर तरीके से होम्योपैथी को सीखना था। ऑल्दो क्रिटिसिज्म भी मिला, क्योंकि कई बार व्यक्ति जब कुछ अलग करता है तो उसको कई बार क्या बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता है, अरे ऐसा क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। लेकिन ये है कि उनका एक पर्सपेक्टिव है, जो एक मतलब होम्योपैथी को सोचने की जो तरीका उन्होंने अप टू सम एक्सटेंट चेंज किया। तो ये मेरे को पसंद आया कि होम्योपैथी ऐसे भी करी जाती है। नो डाउट क्लासिकल वे से तो होम्योपैथी करी जा रही है, हम आज से 200 साल से क्लासिकल वे से ही होम्योपैथी कर रहे हैं, पर ये भी एक इनके कुछ मेथोडोलॉजी आई जो मेरे को काफी बढ़िया लगा। तो जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया एक अपनी बुक्स में 8 बॉक्स मेथड की, जैसे 6 ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। तो 6 जो अंधे व्यक्ति थे और वो एक बार एलिफेंट से मिलने चले गए। तो एलिफेंट से मिलने चले गए, तो एलिफेंट से जब मिलने चले गए तो 6 अंधे व्यक्तियों ने क्या देखा, किसी ने एलिफेंट की पूंछ पकड़ी। तो पूंछ जब पकड़ी एलिफेंट, तो वो बोला अरे बाबा, क्योंकि वो ब्लाइंड था, अंधा था, तो उसने बोला अरे बाबा एलिफेंट तो यार एक स्नेक जैसा रहता है। किसी ने जो है उसका जो है बॉडी पकड़ी, बॉडी पकड़ी उसकी, है ना, बॉडी को जब छुआ तो उसको लगता है कि वॉल जैसा है, अरे एलिफेंट एक दीवार जैसा है यार, इतना हार्ड है। किसी ने उसकी मतलब कि ये उसके दांत पकड़े, तो दांत पकड़े तो ऐसा लगा कि उसको एक स्पीयर जैसा है वो, ऐसा स्पीयर। किसी ने उसके कान पकड़े, तो कान पकड़े तो ऐसा लगता है फैन जैसा है, अरे ऐसा लग रहा है कुछ फैन जैसा है एलिफेंट। किसी ने उसकी मतलब जो सूंड है वो पकड़ी, तो ऐसा लगा उसे स्नेक जैसा है, अरे बाबा स्नेक जैसा है। तो किसी ने उसकी ऊपर बॉडी पकड़ी तो ऐसा लग रहा है ट्री जैसा है, अरे एलिफेंट तो एक ट्री जैसा है। तो लेकिन इन्होंने जो है सब देखो, एक अंधे व्यक्तियों ने एलिफेंट को छुआ और सबको लगा एलिफेंट अलग अलग टाइप टाइप का है, पर अल्टीमेटली क्या है, वो सब रॉन्ग है, एलिफेंट वैसा है नहीं। पर जब बाद में, क्योंकि अंधे व्यक्ति थे, बाद में जब उन्होंने अपने सारी चीजें शेयर करी, सारी चीजें एक दूसरे को बताई कि मैंने आगे का हिस्सा पकड़ा तो मुझे स्नेक जैसा लगा, स्पीयर जैसा लगा, फैन जैसा लगा, सबको जब क्लब किया, तब वो अल्टीमेटली एलिफेंट की जो है पिक्चर हमारे सामने आ पाई। तो यही 8 बॉक्स मेथड है कि आपको एक पेशेंट आप आए ना तो उसका एक पर्सपेक्टिव ना देखे, उसके सारे पर्सपेक्टिव देखो, कोशिश करो क्लब करने की, कोशिश करो एक सारे पर्सपेक्टिव को क्लब करने की, तभी अपन एक सिमिलिमम तक पहुंच पाएंगे। तो मैं भी कोशिश करता हूं, हर केस में ऐसा नहीं होता भैया कि हर केस में, ठीक है। तो देखो अब इन्होंने क्या किया, 8 बॉक्स बना दिए, है ना। इसमें पहला बॉक्स है पैथोलॉजी। कोई भी हमारे पास पेशेंट आए, क्या पैथोलॉजी है, जैसे एक पेशेंट हमारे पास आया साइनस का, साइनस एक पैथोलॉजी है। अब लोकल सिम्टम वही जो हम लोग लेते हैं, एग्रावेशन, एम्यूलरेशन, वट एवर, ये सारी चीजें अपन ने ली। तीसरा बॉक्स है अपना फिजिकल जनरल, पानी कितना ग्लास पीता है, कब बढ़ता है, कब बनता है, ये सारी चीजें। चौथा हमने बोल दिया इमोशनल, उसके क्या इमोशनल फैक्टर है, वो जब बीमारी होती है तो उस अवस्था में वो क्या सोचता है, डर लगता है, क्या चीज सोचता है, मन में क्या होती है, बेचैनी आती है, थॉट प्रोसेस आते हैं, है ना। पांचवा हमारा बॉक्स है, अगर आप नीचे देखें, दैट इज डिल्यूशन, उसका क्या भ्रम है। ये तीन बेसिकली टर्म्स रहते हैं होम्योपैथी में, इल्यूशन, हेलुसिनेशन और डिल्यूशन। इल्यूशन क्या हो गया कि जैसे ही मतलब सामने आए,
अपन रोड में जा रहे हैं, अचानक से रस्सी देख, अरे बाबा सांप है सांप है। लेकिन सेकंड मोमेंट में वो, अरे नहीं नहीं रस्सी है रस्सी है। तो ये इल्यूशन है, कुछ क्षण भर के लिए एक भ्रम होता है। दूसरा हमारा ये है कि हेलुसिनेशन, किसी ने अल्कोहल पी ली, कैनाबिस खा लिया, गांजा पी लिया, उसके बाद उसको जब तक उसका नशा नहीं उतरेगा तब तक वो हेलुसिनेटेड रहेगा। और तीसरा डिल्यूशन, जो भ्रम कभी खत्म ही ना हो। सामने मतलब रोड में गए, रस्सी को सांप से, अरे नहीं सांप है सांप है सांप है। उसको 5-10 मिनट 20 मिनट 1-2-3 साल बाद भी बोला नहीं नहीं वो तो सांप ही सांप। डिल्यूशन मीन परमानेंट, टोटल फॉल्स परसेप्शन इज डिल्यूशन। उसके ड्रीम्स लेना है। पांचवा बॉक्स है इनका सेंसेशन। इसमें पर्सन किस सेंसेशन फील करता है, क्या सेंसेशन है, क्या किंगडम है, क्या सोर्स है। मतलब एक व्यक्ति जो है किस किंगडम किस सेंसेशन का है। जैसे अब उसमें वो प्लांट्स का हो सकता है, प्लांट में एक्सेसिवली सेंसिटिविटी रहती है। एनिमल का हो सकता है जिसमें आई वर्सेस मी की थीम हो सकती है। प्लस मिनरल का हो सकता है। मिनरल का हमेशा क्या रहता है, स्ट्रक्चर, वेदर आई माई स्ट्रक्चरली लैकिंग समथिंग, तो एक मिनरल हो सकता है। सातवां बॉक्स जो इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी दिया वो है मयाजम। इन्होंने 10 मयाजम बना दिए जिसको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई पास्ट में। पर देखो, म्यास में एक ऐसा, मतलब होम्योपैथी में एक ऐसा, नो डाउट एक चर्चा का विषय रहेगा ना, जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहेगा। मैं तो खुद 10 लोगों से सुना हूं, तो 10 लोगों से म्यासम का जो मतलब है वो अलग रहे। और जीनियस, व्हाट इज द कोर ऑफ द किड, दैट इज द जीनियस। तो ये उन्होंने 8 बॉक्सेस बनाए। तो अभी जैसे मैं 8 बॉक्स आपको बता रहा हूं, तो ऐसे ही मैं एक थोड़े दिन पहले अपने एक फ्रेंड को बता रहा था। तो बेसिकली वो भी बहुत डर गया, अरे बाबा ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या होगा, इतने सारी चीजें अपन कैसे लेंगे, इतना सारा पेशेंट से पूछना पड़ेगा, इसमें तो ये 2-3-4 घंटे लग जाएंगे। मैं बोला इतना क्यों घबरा रहा है, नथिंग। जो बॉक्स मिले, एटलीस्ट 8 में से 8 बॉक्स तो किसी को नहीं मिल सकते। 8 में से अगर आपका 4 बॉक्स आपको मिल गए, यानी कि आपकी 90% आपकी दवा एकदम श्योर है। हाँ, अगर कई बार 2 भी मिल जाए तो भी चलेगा, 2 बॉक्स तो एक दूसरे से कोरिलेट कर लो। 3 मिल जाए, 4 मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन 8 के 8 बॉक्स मिल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये एक बेसिकली एक आइडिया है। और जनरली इसमें क्या रहता है, जो ऊपर वाले बॉक्स आप देख रहे हैं, पैथोलॉजी हो गया, लोकल सिम्टम हो गया, फिजिकल जनरल्स हो गए, इमोशन हो गया, ये सब लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। और जो नीचे वाले बॉक्स आप देख रहे हैं वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। डिल्यूशन आ गया, फियर आ गया, सेंसेशन आ गया, मियास्म आ गया, जीनियस आ गया, ये सब राइट हैंड साइड ऑफ द ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। तो ये बेसिकली एक रहता है। अच्छा, तो इसमें बेसिकली क्या करना है, रंगराज सर ने ये बोला कि एंकर बना लो, एंकर एंड कनेक्ट इट टू ऑल अदर्स बॉक्स। एंकर इन द सेंस यानी कि जैसे कोई भी चीज अपने को मिल गई, जैसे अपन केस में घुसे, कोई भी चीज हमको मिल गई है ना, मिल गई, तो उसको एकदम आप मान लो, अरे ये 8 बॉक्स में से एक चीज तो है ही इसमें, कोई भी है। जैसे इनबॉक्स में कोई भी एक एंकर बना लो। जैसे आपका कोई केस है, अब केस में आपका मतलब ये है कि ये तो इस केस में है ही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पीक्यूआरएस सिम्टम हो गया, इट कैन बी इजीली बाय एग्रावेशन फ्रॉम मिल्क, ब्लोटिंग आउट, डिस्टेंशन ऑफ एग्रावेशन फ्रॉम मिल्क। अरे भैया, थोड़ा केस हिस्ट्री लोगे तो एक ना एक बॉक्स तो मिल जाएगा। चलो पैथोलॉजी ले लो, है ना, साइनस हो गया, साइनस की कुछ थेरापेटिक हो गई, एक बॉक्स तो आप कवर कर लो कि भैया ये तो इस केस में है ही है, 100 है। और बाकी कोशिश करो कि इसको मैं दूसरे बॉक्सेस से कैसे जोड़ूं। नहीं समझे, जैसे वो अर्थराइटिस का एक पेशेंट आया। अर्थराइटिस के लिए बहुत मतलब कि अपना क्या रहता है कि पैथोलॉजी में बहुत कॉमन दवाई है रस्टॉक्स। मैं इजी वे से ही समझाता हूँ ताकि समझ में आए, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता, वरना कई बार लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, एकदम समझने की कोशिश है। जैसे रस्टॉक्स है, रस्टॉक हमको पता है अर्थराइटिस में अच्छा काम करती है उसका इस पे। तो आप उसका कोशिश करो, रस्टॉक को सिर्फ पैथोलॉजिकल के बेसिस में मत दो, कोशिश करो कि उसका फिजिकल जनरलिटीज में कुछ एम्यूलेशन एग्रावेशन मिल रहा है क्या, कुछ पीक्यूआरएस सिम्टम मिल रहा है क्या, कुछ मेंटल में मिल रहा है क्या, कोई डिल्यूशन में मिल रहा है, कोशिश करो। अरे एक बॉक्स तो और मिलेगा यार, अगर आपको रस्टॉक्स पता है तो कोशिश करो। तो उसमें क्या है, आपकी श्योरिटी बढ़ेगी कि ये दवा की देने की श्योरिटी बढ़ेगी। आप समझ रहे हैं बात को। तो यही चीज है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ऐसे मोर श्योर हो सकते हैं टुवर्ड्स योर प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि पेशेंट आज की डेट में बहुत हरी है। तो ये एक वन ऑफ द वे है जिससे आप थोड़ा सा और श्योर हो सकते हैं कि आपकी दवा श्योर है, स्पेशली क्लासिकल होम्योपैथ के लिए है। बाकी जो थोड़ा पॉलीफार्मेसी करते हैं वो तो मतलब रस्टॉक्स दिया तो गायकम का मदर टिंचर भी चला दिया, चलो कम से कम गायकम से मदर आराम मिल जाएगा, तो ये भी कर सकते हैं, वो भी सही है अपनी जगह। पर ये क्लासिकल होम्योपैथ में इजी है। जैसे टोसिस का एक केस है, टोसिस है जिसमें आंख ऑटोमेटिकली ब्लिंक मतलब बंद होती है।
अब इसमें क्या हुआ, सेकंड बॉक्स में हमको बोला लाइटनेस ऑफ द हेड, हमेशा सर एकदम लाइट लाइट फील होता है, लाइटनेस होता है, हल्का होता है। हीट एग्रावेट हीट ड्यूरिंग स्लीप, हमेशा एग्रावेशन होता है। एंग्जाइटी अबॉर्शन आफ्टर, तो ये एग्जांपल ऐसे रफ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस पे बंदे को एंग्जाइटी होती थी, अबॉर्शन आफ्टर। फियर एक्स्ट्रावेजेंस, एकदम फियर एकदम एक्स्ट्रावेजेंस है। किंगडम प्लांट का है, प्लांट किंगडम में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इस पेशेंट को। और पेपोवेरेसी फैमिली, पेपोवेरेसी जो शंकरन की सॉरी फैमिली में, पेपोवेरेसी में बहुत ज्यादा फियर एकदम एक्स्ट्रावेजेंस हो, फीलिंग ऑफ इंटेंस पेन रहता है, एकदम इंटेंस पेन, एकदम जो भी होगा, फियर भी होता है एकदम एक्स्ट्रावेजेंस में। और कैंसर मियाजम है, कैंसर में समथिंग विच इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, ऐसा लगता है कुछ भी चीज आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। तो ये हमारा 7 बॉक्स, तो ये रफ एग्जांपल है। ऑल दो 8 के 8 बॉक्सेस नहीं मिलते, लेकिन एक रफ एग्जांपल है कि ऐसे आप मतलब कि डॉट्स को कनेक्ट करते जाओ। एक बॉक्स आपने बोल लिया ये पक्का पक्का ये मेरा एंकर है, ये तो इस केस में है ही है, 110% है। उसके बाद ट्राई करो उसको दूसरे तीसरे बॉक्स से जोड़ने की, उससे क्या है आपकी दवा की श्योरिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। तो रेमेडी ओपीएम 200 आई है ना, तो ये सब सिम्टम्स जो हैं आप देखेंगे ओपीएम 200 में प्रेजेंट है। तो ओपीएम 200 आई, ये तो एक एग्जांपल है बस, है। अब चलो एक केस लेते हैं। आज मैं कुछ करीब केस दिखाऊंगा, शायद 5 या 6 केसेस में दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा फास्ट मूव करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी हमारे पास थोड़ा कम समय है। ठीक है, तो एक केस है, एक बिहेवियर डिसऑर्डर का ऑफ ए सॉरोफुल गर्ल। तो ये गर्ल जो थी हमारे पास आई थी, वो एकदम उदास उदास टाइप की लगती थी हमको, है ना, तो बहुत सॉरोफुल टाइप की गर्ल थी। तो इसको जैसे अपन आया, जैसे ये 19 ईयर ओल्ड यंग गर्ल थी, एंड शी केम टू आवर क्लिनिक विद हिज फादर, तो हमारे अपने पिताजी के साथ आई थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, बाकी केस हिस्ट्री तो हम हिंदी में ही लेते हैं, लेकिन और जनरली साउथ साइड की गर्ल थी, साउथ इंडियन थी ये गर्ल। तो यार जब मैं इसको देखा तो पहले वो ना इतनी उदास कुछ पूछो मत, तो इसको मैंने केस ऑफ ए सॉरोफुल गर्ल इसका नाम लग दिया। तो हर फादर ऑन द प्रीवियस डे टोल्ड मी a bit of history that his daughter had behavior problem, that why she was dropped out from the school the previous year, she neglect doing her own routine work and has some sleep disturbance as well। तो इस मतलब की प्रॉब्लम था इसको कुछ, है ना, इससे वजह से ये अपने प्रीवियस स्कूल से हटा दी गई थी या निकल गई थी, और अपना डेली जो रूटीन वर्क है वो उसको अवॉइड करती थी, और इसकी स्लीप भी उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो हमने फिर बातचीत चालू करी, है ना। अ गर्ल एंटर्ड विद वेरी पिटी सॉरो फेस इवन व्हेन आई वाज फीलिंग गिल्ट व्हेन आई सॉ हर। तो ऐसा मेरे को अलग था एक अफसोस हो रहा था कि जब ये गर्ल आई, तो कन्वर्सेशन हुई है। तो हाउ आर यू मिस, व्हाट हैपेंस टू यू, है ना। तो आई फील आफ्टर सम टाइम पेशेंट टॉक्स इन लो वॉइस, मतलब एकदम अचानक से तो बात नहीं करी मेरे साथ, थोड़े टाइम बाद टॉक करी। आई फील द इरिटेशन ऑल द टाइम, कांट स्लीप वेल, गॉट लेजी इजिली, तो मतलब कि मेरे को बहुत आलस आता है। व्हाट बॉदर्स द मोस्ट, टेकिंग लार्ज डोसेस ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, आई डोंट लाइक टेकिंग द मेडिसिन, आई हैव फियर दैट इट डिडंट सूट मी। तो एलोपैथिक दवा इसके पिताजी देते थे, क्योंकि कुछ बिहेवियर डिसऑर्डर था, तो इसको एलोपैथी खाना पसंद नहीं था, और काफी मायूसी से एकदम हल्का हल्का सा बोल रही थी हमारे साथ। सो एंड आई हैव टू रिपीटेडली टेक द डोज, तो इसको दवा खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। व्हाट इज योर रूटीन ऑल डे, तो मैंने पूछा आपका क्या रूटीन है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट हर मोर। शी वाज वेरी इंट्रोवर्ट गर्ल, बहुत इंट्रोवर्ट थी, तो कुछ समझ नहीं आता ना हमको। तो हम लोग क्या करते हैं, जो माइंड निकालने वाले क्या रहते हैं, चलो रूटीन के बारे में ही बता दो, कुछ तो दे भैया, क्या पता कहीं से तो नहीं, जब पेशेंट कुछ बोलता ही नहीं है तो भैया कुछ भी बोलना, अपन अपन भी क्या करते हैं, कुछ भी बोलना पूछना चालू कर देते हैं। रूटीन, चलो रूटीन बता दो अपना, चलो क्या पता कई बार रूटीन से ही कुछ PQRS आ जाए, कुछ सिम्टम, कुछ तो लेना है भैया। तो यहाँ से मेरा केस एंट्री हुआ, मतलब एंट्री हुआ, वरना मुझे फिल्म 45 में 1 घंटा लग रहा था कि इसको भी वहां जाने था, थेरेपेटिक देना पड़े, कुछ देना पड़े। तो पेशेंट बोला आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 AM, देन आई एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू माई मदर, हर फेस बिकम मोर डल, अपनी मम्मी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करती है। देन आई गो टू ट्यूशन इन द मॉर्निंग, देन आई केम बैक टू द ट्यूशन फॉर लंच, आफ्टर देन आई डन माई होमवर्क गिवन इन द ट्यूशन, then I see some movies. Generally, I like horror movies and some comedy shows, as they have some thrill in it. I go to the sleep by 10 PM। तो ये उसका ये था कि उसकी मदर जो बोलती है उसकी वजह से करना पड़ता है। डू यू लाइक डूइंग एक्सरसाइज, क्या आपको एक्सरसाइज करना पसंद है। ऐसा ही शो हर चेंज फेशियल एक्सप्रेशन एट द टाइम, तो जब ऐसा पूछा तो उसके कुछ फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुए। आई वांट टू डू एक्सरसाइज बाय माय ओन, बट माय मदर ऑलवेज यूज्ड टू फोर्स मी
to do exercise by her. It irritates and disturbs me the most. She always used to force me to do exercise, whereas I also आई ऑल्सो नो हाउ टू डू एक्सरसाइज। तो मेरी मम्मी जो है मेरे को हमेशा एक्सरसाइज करने पे फोर्स करती है, बल्कि मेरे को अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए, मुझे भी एक्सरसाइज करना आता है। तो हाउ डस यू फील एट दैट टाइम? जहां से ओपनिंग मिल जाए ना, ऐसा लगेगा यार इस चीज में भार दे रहा है, वहीं वो मतलब वार करना चालू कर, उसी को पूछना थोड़ा चालू कर दो। मतलब इसको थोड़ा बोलते हैं कि थोड़ा पिंच करना है। क्लासिकल हो गया तो इसको माइंड चाहिए ना, उसको पिंच करना बहुत जरूरी है, तो वहीं पे थोड़ा पिंच कर दो। तो अब देखो अब क्या बोलती है, आई फील लाइक ट्रैप्ड। शी ऑलवेज यूज टू फोर्स मी अकॉर्डिंग टू हर। I wanted to do it in my way out. I have learned exercise by watching YouTube. I know more that her. Why I should I listen to her? तो यानी मेरे को भी आता है भैया, मैं भी YouTube देख के सीखी हूँ, मैं उससे क्यों लिसन करूँ? Anything more which bothers you? My sister irritates me a lot. She used to mock me a lot. मैं बोला कैसे करती है भैया सिस्टर मॉकिंग? शी यूज टू डर्टी द किचन ऑल द टाइम. शी डिडंट नो कुकिंग बट शी डज थिंग्स. शी यूज टू वॉच टीवी एट हाई वॉल्यूम. अच्छा, तो ये सब चीजें उसकी छोटी बहन जो है उसको करती है, उसको पसंद नहीं है. वाई डिड यू ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल? मैं बोला पास्ट का बता ही रही है तो पास्ट का ही बता दे कि स्कूल क्यों छोड़ दिया. हर स्कूल जो साउथ इंडिया में थे, हॉस्टल में रहती थी. तो पीपल देयर इरिटेट्स मी अ लॉट. हाउ? मैं बोला कैसे? देयर वर सम ग्रुप ऑफ गर्ल्स हु यूज्ड टू ऑलवेज कंप्लेन अबाउट मी. आई यूज्ड टू ईट मील एट गिवन टाइम बट दे यूज्ड टू कंप्लेन द वार्डन दैट आई हैवंट ईटन मीट. तो ऐसा मतलब कि ये खाना खाती थी पर इसकी जो मेट्स थे, जो गर्ल्स थे, वो कंप्लेन करती इसने खाना नहीं खाया. तो देन द वार्डन यूज्ड टू स्कोल्ड मी एंड दे हैव फोर्सफुली ईट द मील. देन आई हैव टू फोर्सफुली ईट द मील. आई फील हेरेस्ड बिकॉज ऑफ दैट. हर फेस बिकम सॉरोफुल एंड डल. तो यानी उसको फोर्सफुल किया जाता था कि ये जो है ये दोबारा से खाना खाए, बल्कि इसने खाना खा लिया, तो इस वजह से इसको ये सारी चीजें नहीं पसंद थी. तो ये हमारा एक छोटा सा केस था जिसमें आपको डिटरमाइन किया कि कितना ज्यादा हैरेसमेंट हुआ है, कितना ज्यादा इसको परेशान है ये, मतलब कि मिमी से परेशान है, अपनी वार्डन से परेशान है, हॉस्टल में जो लड़कियां हैं उससे परेशान है. तो डेफिनेटली इसमें क्या थीम थीम आ रहा है ना? क्या थीम आ रहा है इसमें? आई वर्सेस अदर्स का थीम आ रहा है, विक्टिम और एग्रेसर का थीम आ रहा है. तो आई वर्सेस अदर है यानी ये एनिमल किंगडम है, ये तो है. इश्यू ऑफ सर्वाइवल है भैया, मम्मी ये करती है, वो मतलब वार्डन बार बार खाना खाने देती है, हॉस्टल में जो लड़कियां हैं वो परेशान करती है, तो ये एनिमल है. ये तो है कि आई वर्सेस मी, उसकी वजह से ऐसा हो गया, आई ऑल्सो न्यू, है ना? तो ये सब चीजें एक एनिमल किंगडम था. ये तो मेरा एक बॉक्स तो एनिमल किंगडम वाला कंफर्म हो गया. तो अब जनरली जो मेरा नॉलेज है सेंसेशन मेथड का, ये मुझे पता था कि इसको ना एक मतलब कि ट्रैप टाइप का लगता है ना? इसके ऊपर हमेशा देखिए, जो क्लास एव्स है, जो बर्ड्स की जो वो रहती है, क्लास रहती है, वो हमेशा ट्रैप्ड फील करती है, फ्री होना चाहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, फाइट करना चाहती है, कंट्रोल रहता चाहती है, डोमिनेशन होता है. तो ये हमेशा ट्रैप फील करती थी, फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये एक इसकी एक बेसिकली एक सुपरफिशियल मतलब कि क्या बोले एक थीम है, जो एव्स क्लास के जो बर्ड्स ग्रुप की दवाइयां हैं, उनकी एक बेसिकली एक मतलब कि एक वो रहती है, एक सेंसेशन रहती है. तो ये दो चीज मेरे को पता थी. तीसरी मेरे को एक चीज ये पता चल गया कि एक कोर रूब्रिक भी मैंने ले लिया, एंजाइटी टू डू समथिंग व्हेन कंपेल्ड टू. यानी कि एंजाइटी रहती है उसको, घबराहट, जब वो उसको समथिंग करना रहता है जो उसको कंपेल्ड करता है, यानी जब उसको फोर्स किया जाता है. तो अब देखो इसमें ब्रायोनिया है, कार्सिनोसिन है, फेल्कोपिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है. तो भैया इन दवाइयों में मेरे ख्याल से मतलब कि फेल्कोपी जो है, जो एनिमल किंगडम है, जो क्लास एफ से बिलोंग करती है, तो फेल्कोपी मुझे लगा कि ये होगी. ऑल्दो शी फेल्ट द एंजाइटी व्हेन शी वाज फोर्स्ड टू डू टास्क द मेजर कोर ऑफ द केस. उसको हमेशा एंजाइटी रहती है जब उसकी मदर उसको फोर्सफुली एक्सरसाइज कराती थी, जब उसके घर लोग कंप्लेन कर देते तो वार्डन उनको डांट के दोबारा फोर्सफुली खाना खिलाती थी. तो हमेशा इसकी एंजाइटी तो थी इस केस में. तो ये था, पर फैल्को भी क्या अपन इतना चीजों में नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना. तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, है ना? सेंसेशन मैटर से भी आप देख सकते हैं कि किंगडम इसका वो हो गया, है ना? अपना ये एनिमल हो गया, है ना? इसमें एक कोर रूब्रिक भी मिल गया, है ना? एंजाइटी कंपेल्ड वाला, तो ये दो तो पता गया. जीनियस इसका क्लास एफ्स की समथिंग समथिंग थीम थी. तो मेजरली फिर रेट्रो में जब हमने स्टडी करे तो फैल्को में ये सारे सिम्टम आए. और आप देखेंगे कि केस में बहुत सारी चीजें हैं इसमें. एंजाइटी टू समथिंग व्हेन कंपेयर्ड टू, फियर टेकिंग मेडिसिन टू मच, एलोपैथिक लेना नहीं चाहती, ड्यूटी अवर्शन टू,
डिल्यूशन, इमेजिनेशन, डोमिनेटेड शी इज, है ना? इनडिफरेंस, एपैथी, ड्यूटी टू डोमेस्टिक, घर का काम नहीं करती। तो जब सब इसको क्लब किया तो फेल्कोपी आई। तो फेल्कोपी आप देख सकते हैं, है ना? ये दवा है ना? तो हमने इसको दी एंड मतलब फॉलो अप में गई तो मतलब कि स्माइल थी उसके फेस में, अच्छे से बात कर रही थी। एंड देन रिपीटेडली फेल्कोपी 1 डोज दी गई तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। ज्यादा फॉलो अप पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करूंगा क्योंकि केसेस आगे और भी है, मेरे ख्याल से आधा घंटा ही बाकी है। तो सेकेंड केस है केस ऑफ पैनिक अटैक। थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि केसेस थोड़े से ज्यादा हैं और थोड़ा सा मतलब कि मैं ज्यादा केसेस बता पाऊँ, है ना? इस वजह से थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, सॉरी इसके लिए, है ना? तो दूसरा केस स्टार्ट कर रहा हूँ। 45-year-old मेल था, सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया फ्रॉम लास्ट 1 year, टेकिंग एलोपैथिक ड्रग्स फ्रॉम दैट। तो ये भी बंदा, क्योंकि मैं साइकेट्रिक पेशेंट थोड़े से ज्यादा है हमारे पास, तो नींद नहीं आती थी, एलोपैथिक दवा लेता था। ही स्टार्ट ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, ट्रेम्बलिंग एंड शेकिंग ड्यूरिंग फियर। जब मतलब डर लगता था तो घबराहट में शेक होते थे हाथ, है ना? ट्रेम्बलिंग आती थी। ही ऑल्सो हैज डायबिटीज मिलाइटस एंड समटाइम हाई बीपी। तो हाई बीपी भी था इसको, 45-year-old मेल को। तो अपन केस लेते हैं। ये बेसिकली मैंने जो हिंदी बोला है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया। उसका रीजन ये था कि अपन जर्नल्स में जब कुछ मैं पब्लिश कर रहा था आज से 5-6 साल पहले, तो उसमें लिए उन्होंने बोला हिंदी नहीं चलेगी, इंग्लिश में। तो इस वजह से इंग्लिश में, और मेरे ख्याल से इंग्लिश में इस कारण भी है कि कुछ लोग, सबको समझ में भी आ जाए। बाकी हिंदी में जो पेशेंट जिस वर्जन में बोल रहे हैं वो तो मैं आप लोग को बता ही रहा हूँ, है ना? आई एम वेरी फ्राइटफुल टुवर्ड्स फिजिकल फाइट्स। आई कांट, आई कैन फाइट वर्बली बट वेट अ मिनट ना। आई, तो ये इसका एक कन्वर्सेशन है। आई एम वेरी फ्राइटफुल टुवर्ड्स फिजिकल फाइट। आई कैन फाइट वर्बली बट आई कुडंट फाइट फिजिकली। फ्रॉम 15 to 16 एज ऑफ माइन आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन सेक्स। तो 15-16 साल से सेक्स थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड तक, है ना? आई वॉच एडल्ट मूवी एंड आई स्टिल वॉच देम एंड मास्टरबेट। तो शादी होने के बाद भी बंदा एडल्ट मूवी देख रहा है और मतलब मास्टरबेट कर रहा है। तो मतलब व्हाट केम यू हियर, तो मतलब ये अपना अपना कुछ बोले तो भाई यही तो बता दो भैया आए क्यों हूं मेरे पास, है ना? आई फील वीक। तो ये इसका मेन था, आई फील वीक, उसको वीकर लगता है। आई वॉन्ट टू ओवरकम दिस इंसोमनिया, लॉन्ग टर्म एलोपैथिक मेडिकेशन आई हैव टू डिस्कंटिन्यू। तो मतलब इसको एलोपैथी छोड़ना था बेसिकली, इस वजह से कहा था। मेरे कहते हैं एल्प्रेक्स वगैरह खा रहा होगा एलोपैथी के। तो वाई डिड यू हैव फियर टुवर्ड्स फिजिकल फाइट। तो मैं बोला क्यों इतना डरते हो भैया? आई कुडंट फाइट विद दीज पीपल, आई डिडेंट हैव गट्स टू डू दैट। व्हेन आई सी इन मूवीज आई थिंक आई कैन डू, बट आई कुडंट फाइट। आई फील आई एम लैकिंग समथिंग इन वे। तो मतलब कभी कभार जोश आ जाता था फाइट वाला मूवी वूवी देख के, तो कब तक लगता था कर लूंगा, बाकी एकदम डरपोक टाइप का था, मतलब लड़फड़ नहीं पाता था ज्यादा। व्हाट इज योर मेजर एंग्जाइटी। तो मैंने पूछा भैया क्या मेजर एंग्जाइटी है आपको? स्ट्रेस इज ऑल अबाउट द बिजनेस। तो बिजनेस के बारे में स्ट्रेस है। आई समटाइम्स गेट एंग्री टुवर्ड्स माई बॉसेस, आई कुडंट फाइट विद देम एंड आंसर देम बैक। आई हैव बीन हेरेस्ड सेवरल टाइम। तो इसके बॉसेस से इसकी नहीं जमती थी, है ना? और इसको मतलब हेरेसमेंट टाइप की फीलिंग होती थी, मतलब वो बोला कि उससे फाइट नहीं कर पा, वो लोग कुछ बोलते होंगे तो उसको गुस्सा आता, लेकिन उससे डरता था, फाइट नहीं कर पाता था। मतलब वाई, if I answer them back they will throw me out of the business, I have to restart business from the beginning। तो अगर मैं उनसे लड़ूंगा तो मेरे को भगा देंगे और आई कैन, मतलब मुझे रीस्टार्ट दोबारा से बिजनेस करना पड़ेगा। ऐसा उसने ऐसा एग्जैक्ट वर्ड बोला था कि दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दे देंगे मेरे को अगर मैं लड़ाई झगड़ा करूंगा तो। व्हाट विल हैपन टू यू इफ यू स्टार्ट बैक फ्रॉम बिगनिंग। मैं बोला भैया कर लो भैया, अगर आपकी जहाँ इज्जत नहीं हो रही है आप दोबारा खुद के दम पे बिजनेस स्टार्ट कर लो। आफ्टर वर्किंग 15 years फॉर द कंपनी आई कांट लूज जॉब, आई कुडंट बी एबल टू रीस्टार्ट माई बिजनेस। अर्लियर माई बॉडी वॉज फिट, नाउ आई हैड शुगर एंड वीकर बॉडी। तो मतलब 15 साल पहले करना तो कर लेता था, अब तो भैया शुगर है और बॉडी भी कमजोर है, वाइफ भी है, बच्चे भी है, तो अब कैसे होगा? तो मतलब मैं पूछा व्हाट डिड हैपन इफ यू रीस्टार्ट बिजनेस। मैं बोला क्या हो जाएगा जब रीस्टार्ट बिजनेस दोबारा करेगा? आई हैव ट्राइड 5 years बैक, आई लेफ्ट द जॉब एंड ट्राइड टू रीस्टार्ट माई बिजनेस बट आई फेल्ड, दिस इज द मेजर सेटबैक इन माई लाइफ, थिंकिंग ऑफ दैट मेक मी सैड। मतलब कि उसको एक फेलियर हुआ था, उसने 5 साल पहले जॉब छोड़ी थी, अपना नया बिजनेस डाला था पर वो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाया। व्हाट डिड यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट। मतलब भैया किस तरह की जिंदगी चाहिए भैया तेरे को? I want to be in the family bond. I want to be in the group and always has interested in making friends and be communicative। मतलब मुझे हमेशा ग्रुप में रहना, परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है और उनसे बातचीत करना अच्छा लगता है।
आई कुडंट एक्सपीरियंस माई लाइफ विद कम्युनिकेशन विद माई फैमिली एंड फ्रेंड, मतलब मुझे परिवार के बिना, मतलब बातचीत किए बिना अच्छा नहीं लगता अंदर से, मुझे हमेशा मन करता है कि मैं सबके साथ बातचीत करूं। तो मैं पूछा व्हाई यू वांट टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स, आई नो आई डिडंट हैव कंप्लीट नॉलेज, इफ समवन विल बी देयर विद मी आई आई विल बी फीलिंग मोर स्ट्रोंगर मोर नॉलेजेबल, एंड अदर रीजन इज इफ यू वोंट बी कम्युनिकेटिव हाउ विल यू हाउ विल अदर पीपल विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू। तो मतलब मेरे को लगता है कि मेरे अंदर कंप्लीट नॉलेज नहीं है, और अगर मेरे को मतलब कि नॉलेज नहीं रहेगी तो मैं कैसे लोगों से मिल पाऊंगा, और मतलब कि मेरे को मतलब कम्युनिकेट नहीं होगा तो आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे टुवर्ड्स यू। तो एनी स्पेसिफिक फियर डू यू हैव? तो आई fear of business is the main thing. Other than that, I had fear nowadays whether I could able to take responsibility of my family or not। तो ये मेजर उसके फियर थे कि बिजनेस में फेल ना हो जाए, इस टाइप के उसकी उसकी हिस्ट्री थी। तो एनालिसिस में क्या लगा हमको, यहाँ प्लांट जैसी कोई सेंसिटिविटी तो है नहीं, ऐसा रोना धोना या कुछ एकदम इंसल्टिंग इस टाइप का तो कुछ फील हुआ नहीं, है ना। एनिमल जैसा आई वर्सेस मी भी नहीं है, यहाँ तो बिजनेस की बात करता है, परिवार में रहना है, मतलब परिवार के साथ कंप्लीट रहना है, तो इस टाइप की पूरी फीलिंग थिंकिंग आ रही है। कोई उसके मन में ऐसा गुस्सा भी नहीं है, जैसे उसके जो बॉसेस वगैरह हैं उसके लिए कोई गुस्सा नहीं है, आई वर्सेस मी वाली कोई थिंकिंग नहीं है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये थी इस केस में। तो आगे एनालिसिस क्या है, इशू ऑफ वीकर एंड लैकिंग समथिंग इन इट। तो हमेशा इशू क्या है, वीकर हूं मैं, कमजोर हूं, मेरे अंदर कुछ लैक आ रहा है। ही हैज द मेजरली टॉकिंग अबाउट हिज स्ट्रक्चर हिज फियर ओनली ऑन हिमसेल्फ। तो अपने बस बारे में, अपने फियर, अपने उसके मैथ में ही ज्यादा फोकस है। आई वांट टू फाइट विद द ही वांटेड टू फाइट विद द बॉसेस बट ही कुडंट, which represent that he has two opposite poles that represent of being salt। तो हमेशा इसको एक ऐसा फील हुआ कि इसके दो पर्सपेक्टिव, एक साइड है उसको लड़ने का मन तो है अपने बॉसेस से, पर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है इसमें कि ये बंदा जो है लड़ पाए। तो इस ये जनरली जो थीम होती है, जो थोड़ा बहुत सेंसेशन मेथड एंड ऑल पढ़े हैं, तो ये थीम रहती है साल्ट की। साल्ट में क्या दो पोल्स रहते हैं, वन इज कैटायन सेकेंड इज एनायन, तो इस वजह से ये ड्वेल नेचर जब दिखता है तो वो साल्ट है। तो मिनरल किंगडम की रेमेडी है साल्ट ग्रुप की, ये पता है। तो लॉट ऑफ एंजाइटी अबाउट बिजनेस, तो ये बिजनेस जो काम वाली जो लाइन रहती है शॉल्टन की, अगर जिसने थ्योरी पढ़ी होगी तो ये फोर्थ रो की रहती है। और देयर इज ग्रेट डिजायर टू कम्युनिकेट एंड बीइंग इन द ग्रुप, तो ये जो रहती है थीम जो थर्ड रो की रहती है। तो प्रोबेबिलिटी एक साल्ट है जिसका एक मतलब एक जो साइड है वो फोर्थ रो का और एक साइड जो है थर्ड रो का है। तो शॉल्टन की टेबल खोलते हैं, तो शॉल्टन की टेबल खोलते हैं तो इतना ज्यादा कमजोर है अगर आप देखेंगे। तो काली जो ग्रुप है कैलियम ग्रुप बहुत ज्यादा जो वीकर है, उतना ज्यादा जितनी ज्यादा साइड मतलब बीच में जाते रहते उतना ज्यादा ईगो बिल्ट हो जाता है, तो बहुत ज्यादा वीकर है, तो एक कैलियम का है। और फॉस्फोरस यू नो वेरी कम्युनिकेटिव, तो आई थिंक कि कालीफॉस एक दवा हो सकती है जो इसको देनी चाहिए। तो ऐसे ही मैंने सोचा। तो रेट्रो में जब रूब्रिक लिए तो ये सारे आए, फियर बिजनेस ऑफ प्रोस्टेशन ऑफ माइंड बिजनेस ऑफ केयर्स वरीज फुल ऑफ बिजनेस अबाउट सैडनेस बिजनेस व्हेन थिंकिंग ऑफ फियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्साइटमेंट एक्साइटेबिलिटी एम्यूलरेट, यानी मतलब ये सेक्सुअल वाला जो सिम्टम था। तो ये सब जा रहे रूब्रिक को अपन ने क्लब किया, तो हमारी दवा आई कालीफॉस। तो कालीफॉस दिए और अब थोड़े थोड़े टाइम बाद नहीं आया इंप्रूवमेंट, 1 एम दिए तो थोड़ा इंप्रूवमेंट आया, फिर 10 एम दिए तो उसके बाद लंबे समय तक इंप्रूवमेंट आया। तो ये हमारा एक केस था, है ना, और इसके भी हमको रिजल्ट काफी अच्छे मिले। तो दो केसेस बताए मैंने, फर्स्ट केस था एनिमल का, सेकंड था मिनरल का। आई होप ये दोनों केसेस अच्छे लगे हो। और तीसरा एक केस मैं बता देता हूँ, ये मैं तरीके बता रहा हूँ कि मैं कैसे केस को स्टडी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो करते हो वो सही नहीं है, मतलब मैं कोशिश करता हूँ ना कि एक पर्सपेक्टिव में दूसरे पर्सपेक्टिव एटलीस्ट कुछ तो टच करें, है ना। और कालीफोसाई के इंसोम्निया का बहुत अच्छा थेरापेटिक भी है। तो ये भी एक बॉक्स टिक हो गया। तो इसमें देखिए कितने बॉक्स टिक हो गए, एक मिनरल किंगडम वाला हो गया, एक रूब्रिक वाला बॉक्स जो होता है जो डिल्यूशन वाला वो बॉक्स टिक हो गया, प्लस उसकी पैथोलॉजी भी तो मैच करी कालीफॉस की। तो थोड़ा सा सोचेंगे ना, देखिए इसमें दोनों केसेस में 3 बॉक्स ही 8 में से 3 बॉक्स ही कवर हुए, लेकिन श्योरिटी कितनी हो गई। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो नई टेक्निक्स है ना, इनसे श्योरिटी बढ़ती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, बस अपना अश्योरिटी, क्योंकि पेशेंट हमारे पास एक ही बार आता है तो अच्छे से जो क्लासिकल होम्योपैथ है अच्छे से थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा सा इजी होता है। तो ये पायरेक्सिया है इन्फेंट का, ये बहुत प्यारा सा केस है। एक महीने का बच्चा था, तो मेरे पास फर्स्ट टाइम इतना छोटा बच्चा आया था फीवर वाला, तो बड़ा छोटा था, बड़ा अच्छा केस है।
तो 1 मंथ ओल्ड मेल था, बच्चा था, 1 महीने का था मात्र, और सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम लास्ट 3 डेज। तो इसकी मम्मी आई थी, तो पीडियाट्रिक के पास जाके पैरासीटामोल और एजिथ्रोमाइसिन चलाए थे, और कोई ज्यादा रिलीफ नहीं था। तो सिम्टम आया तो वही लॉट्स ऑफ प्रेस्पायरेशन स्काल्प, मतलब कि जो सर पे तो बहुत ज्यादा प्रेस्पायरेशन था, ब्लूइश, उसका फेस जो है ब्लू टाइप का हो गया था, वो और क्लिंगिंग, मम्मी को एकदम छोड़ नहीं रहा था, एकदम ऐसे पकड़ के रख रहा था, 1 साल का बच्चा। डजंट हैव स्टूल फॉर लास्ट 3 डेज, है ना, एंड नॉट ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, नॉट प्लेइंग। तो एकदम वाला 1 साल का बच्चा भी अपने हाथ हाथ हिला के खेलता है ना, पर उतना खेल नहीं रहा था, एकदम सुस्त था। जस्ट क्लिंग बैक टू द मदर, तो मम्मी से चिपका हुआ था, थर्मल हॉट था, है ना, और थ्रस्टी था, है ना, तो वो था पानी, मतलब कि ऐसा लग रहा था बार बार उसका पीने की इच्छा हो रही है। तो उसकी मदर ने ये सब हिस्ट्री बताई, जनरली माँ को तो सब पता ही होता है। तो एनालिसिस केस का, इजी से केस का करते हैं, कोई इसमें तो आई गेस कोई ये नहीं है। तो इसमें माइंड के मैंने कुछ लिए क्लिंगिंग मदर टू बीसी दवाइयां हैं, हेड प्रेस्पिरेशन स्काल्प, रेक्टम कॉन्स्टिपेशन फीवर ड्यूरिंग ले लिया, इनडिफरेंस एपैथी टू एवरीथिंग, मतलब खेल वेल नहीं रहा, तो मुझे लगा इनडिफरेंस है, थोड़ा बड़ा रूब्रिक है। अब ब्लूइश फीवर ड्यूरिंग, तो इसमें 8 ही दवा, जब इनको क्लब किया तो नेटम्यूर जैसी दवा आई, तो नेटम्यूर दिया। तो ये भी एक तरीका है, मतलब कि एक और मॉडर्न डे की टेक्निक है कि आप कैसे केस में ना केवल मतलब कि बच्चे के भी, 1 साल के बच्चे के भी थोड़े मेंटल्स आप देख सकते हो, उसे ऑब्जर्वेशन थे। तो ये मैंने क्लब किया, क्योंकि बड़ा स्पेशल केस है, 1 महीने का बच्चा, पहली बार मैंने केस उसका लिया, और होपफुली ये ठीक हुआ नेटम्यूर से। तो 200 दी थी हमने बीडी में 3 डेज के लिए, मतलब एकदम जो वन वन 1 नंबर का ग्लोबिल आता है ना साइज को, उसको दी थी, फिर एसएल कंटिन्यू कराया। तो अच्छा था, ये भी एक अच्छा केस था जो मेरे को अच्छा लगा ये केस। तो डिप्रेशन का केस, ये भी एक थोड़ा बड़ा केस है। तो ये केस बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। 25 साल के मेल थे, उनको एमटेक इंजीनियर थे, और उनको थोड़ा सा डिप्रेशन था। तो पेशेंट बोला, आई बिकेम सडनली वेरी सैड, आई डिडंट हैव इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट एनी इंटरेस्ट इन एनीथिंग नाउ, ऑल माय इंटरेस्ट हैज गॉन अवे, आई यूज्ड टू फॉरगेट थिंग्स सडनली, आई कांट डू एनीथिंग गुड, आई यूज्ड टू स्टैमर a lot earlier in my English is good but I know I can't speak with confidence। तो बहुत ज्यादा स्टैमर करते थे। इनकी जो थे मतलब पेशेंट थे, उनकी हाइट भी बहुत कम थी, और मतलब अच्छी परिवार से थे, तो मतलब कि स्टैमर करते थे एंड एवरीथिंग, और कोई इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा डिप्रेसिव टाइप का था। तो मैंने पूछा, एंड आई कांट एबल टू परफॉर्म अप टू द मार्क, I am not accepting this thing with me, I have the talent and all thing but I can't able to prove it। तो मतलब मेरे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत ज्यादा एबिलिटी, पर मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीजें मेरे को चुभती है, बल्कि ये थोड़ा सा मतलब कुछ बोले, थोड़ा सा इसमें एक ईगोइस्टिक था, मतलब एक ईगोइस्टिक था, मेरे से आया क्लिनिक में, हाथ मिलाया, मतलब थोड़ा सा मतलब एक, मतलब दिख रहा था कि एक मतलब रॉब दिख रहा था कि मतलब उनका ईगो बहुत बड़ा है, जिस तरह की बात है, मतलब मेरे अंदर सब कुछ है, मैं प्रतिभा है, सब कुछ आई है, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। एक पेशेंट का फर्स्ट इंप्रेशन लगा थोड़ा सा इगोइस्टिक है। तो आगे चलते हैं। एंड आई यूज टू सोशली आइसोलेट माई सेल्फ, सोशली आइसोलेट कर दिया है। माई क्लासमेट अचीव्ड अ लॉट इन देयर लाइफ बट आई कुडंट, आई जस्ट वांट टू हैप्पी, I didn't have interest in anything. I feel anxiety all the time. Just wanted to prove myself. I have the ability to do, but I didn't perform well. I am highly depressed from that। तो मतलब कि इसके पास मतलब कि एबिलिटी है, पर मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हूँ, अभी मेरे को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब एंड आई हैव टू फोर्सफुली डू थिंग, आई कांट वर्क प्रॉपरली, आई कांट डू एनीथिंग प्रॉपरली, आई वांटेड टू डू बट आई कांट। तो ये सारी चीजें थी। आई वांट टू आई व्हाट आई डू फील व्हेन यू कांट परफॉर्म दिस। मैंने बोला, क्या लगता है आपको जब ये चीजें आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाते? तो बोला, करना करना कांट फाइट विद द वर्ल्ड, सिमिलरली आई कुडंट फाइट विद द वर्ल्ड। तो कर्ण का एक एग्जांपल दिया, जैसे महाभारत में कर्ण था, उसके बाद पूरी एबिलिटी थी, तब भी वो फाइट नहीं कर पाया। आई फील लाइक दैट आई एम हैंडीकैप्ड, आई कांट फाइट विद द वर्ल्ड, दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दे थिंक दैट आई एम मेकिंग एक्सक्यूज। मतलब ऐसा लगता है तो मैं कर्ण हूं महाभारत का। तो what does you want to fight with the world? I am working in a company, I want to be the best employee. If I am doctor, I want to be the best. I am a teacher, I want to be the best. I want to compete a lot। मतलब उसको दुनिया से प्रूव करना था कि मैं बेस्ट हूँ, दुनिया से मतलब लड़ना था कि मैं बेस्ट हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी, यही सब बोल रहा था। विच इज, मैंने पूछा, विच इज द सैडनेस मोमेंट ऑफ योर लाइफ? आई यूज टू गेट सैड impulsively, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ,
whenever I see this type of stuff, I get sad. Even during any sad thing of movie, I used to weep a lot. तो मतलब इस थोड़ा सा इमोशनल भी था, कुछ मूवी वूवी देख लेते थोड़ा रो जाता है। तो ये सारी चीजें थी। इस केस का एक चीज बता दूं कि अपने आप को बहुत ज्यादा महाभारत के कर्ण जैसा बोल रहा था। जैसे महाभारत में कर्ण था ना, कि भैया उसके अंदर सारी एबिलिटी है, सारी चीजें है, अर्जुन के बराबर अपने को इक्विवेलेंट मानता था, पर वो लड़ नहीं पा रहा था। तो यही सारा इस केस में था। तो एक डेफिनेटली ईगो टाइप का तो लगा। तो इसमें क्या लगा आपको, जैसे ही वांट टू फाइट विद द वर्ल्ड, ही वांट टू प्रूव हिमसेल्फ, ही वांट टू फाइट विद ऑल, तो एक बार से आई वर्सेस मी वाला थीम तो था ही एनिमल किंगडम का। ये तो अपन समझ जाते हैं, जब 1-1.5 घंटा अपन बैठते हैं पेशेंट के साथ, तो इसका माइंड में ये सेंसेशन डिटरमाइन कर लेते हैं ये कौन से किंगडम का था। तो मेजर टीम तो ये थी विक्टिम ऑफ एग्रेसर की, है ना, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं परफॉर्म कर सकता हूँ पर मैं कर नहीं पाता। आई वर्सेस मी का, आई वर्सेस अदर्स का प्रोमिनेंट थीम था। देयर इशू ऑफ सर्वाइवल। तो ये तो था कि ये एनिमल किंगडम का है। जब 1-1.5 घंटा आप बैठते हैं तो ये पता चल जाता है ये कौन से किंगडम का है। दूसरा से ट्रैप्ड टाइप का फील करता है, वांट टू प्रूव हिमसेल्फ, ईगो वेल डेवलप। तो ये सारी चीजें भी ना एक क्लास एफ्स में आती है, जो बर्ड क्लास है ना, उसमें आती है कि बहुत ज्यादा मतलब चेंड फील करता है, बंधा बंधा सा फील करता है, वांट टू प्रूव हिमसेल्फ फील करता है। तो इसने ये सब बोला भी है बहुत ज्यादा। इसका बहुत अच्छा एक मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी करी है, तो कभी कुछ सेमिनार वगैरह में होगा तो कभी दिखाऊंगा ये केस। तो ये थे। तो इसमें जैसे हमको क्या पता चल गया कि ये अपना ये है क्या बोलते हैं एनिमल किंगडम का, इसकी क्लास जो है एप्स है। अब पूरे केस में मेरा जब रहता है, जब इस टाइप के केस में कोर मेंटल का रूब्रिक मिल जाए भैया, तो कोर मेंटल का रूब्रिक, इसमें रिपर्टरी का नॉलेज ऑफकोर्स होना बहुत जरूरी है। तो कोर रूब्रिक इसमें क्या मिला, डिल्यूशन, इमेजिनेशन, रिप्रोच दैट ही हैज नेग्लेक्टेड ड्यूटी एंड डिजर्व। तो उसके पूरे इसमें यह था कि उसने मतलब इसको एक अफसोस है कि उसने अपनी ड्यूटी और जो भी चीजें ये करना चाहता था वो मतलब कि अच्छे से नेग्लेक्ट करी। मतलब ये इसमें एबिलिटी थी, ये कर नहीं पाया, बहुत सारा चीज में मन में एक मलाल था। तो इसमें अगर जब अपन देखें तो 5 ही दवाएं, इसमें से एक है कोलंबस पी, जो कि मेरे ख्याल से बर्ड की रेमेडी, एनिमल किंगडम में बर्ड की रेमेडी है। तो फिर रेट्रो में जब इसमें लिए, ना केवल ये लेते हैं, रेट्रो में भी जब लेते हैं तब ये समझ में आता है कि मतलब ये कोलंबस भी है कि नहीं। वी यूज टू यूज रेट्रो एज टू वेरीफाई द केसेस। तो प्रूव वन सेल्फ वांट्स टू बी डिल्यूशन, इमेजिनेशन, रिप्रोच, हैज नेग्लेक्टेड ड्यूटी, ही हैज डिल्यूशन, इमेजिनेशन, क्रिटिसाइज, शी इज हॉरिबल थिंग मेड हिम सैड एंड फैक्ट प्रोफाउंडली, यानी हॉरिबल जो मतलब बाद में इसने बोला कि मूवी का कुछ इमोशनल सीन देख के रोता, तो कोलंबस पी आया। एंड कोलंबस पी फिर इसको दिए थे, ये इस टाइप का रहता है, शायद पिजन है ये, और वुड पिजन है, और दिए अपन 1 m दिए ओडी 3 days में, इसको आराम मिला। ये सब इसने फिर ला टोंटो डिक्टो निशांत एंड योर ट्रीटमेंट गेव मी न्यू डायरेक्शन, आई फील स्ट्रॉन्ग विद योर ट्रीटमेंट, नाउ आई स्टार्टेड वर्क इन एन इंडस्ट्री नियर इंदौर, नेगेटिव वाइब्स हैज लेसर नाउ, आई फील मोर लाइटर एंड फ्री नाउ, थैंक्स अ लॉट, कीप डूइंग गुड। तो इस टाइप का एक छोटा सा उसका फीडबैक था। अच्छा केस था ये भी, कभी सेमिनार वगैरह में मौका मिला तो जरूर दिखाएंगे। ठीक है, एक और केस है, फिर उसके बाद शायद एक छोटा केस है, जैसे केस ऑफ स्किन फॉर्मिकेशन, ये भी एक अच्छा केस है। तो स्किन फॉर्मिकेशन मतलब जब मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कुछ शरीर में कुछ चल रहा है मेरे, उसको बहुत चीटी काटे काटे जैसा मतलब शरीर में जो चल रहा है, इस टाइप का एक केस था। तो 30 year old की फीमेल थी, was under the treatment of dermatologist for last 6 months, wasn't getting any satisfactory relief. So there is a lot of fungal infection in my thighs and my back, and there was ongoing treatment of scalp. When they used to say their dry and dead scalp accumulate all over there, तो इसको जो डर्मेटोलॉजी बोल रहे थे, आपके स्कैल्प में ड्राई और डेड स्किन वगैरह लग गई, इस वजह से आपको वो क्रॉलिंग टाइप की सेंसेशन होती है। द क्रॉलिंग सेंसेशन इज ऑल ओवर द बॉडी, पर बोलती है मेरे को तो ऑल ओवर बॉडी है भैया, तो स्काल्प में, तो स्काल्प में ही होनी चाहिए। एंड एज इफ सम इंसेक्ट वेर क्रॉलिंग ओवर देयर, तो ऐसा लग रहा है इंसेक्ट जो है क्रॉल कर रहा है पूरे बॉडी में, चल रहा है। How does it bothers to you? This crawling sensation used to disturb me a lot. And how is your mental state right now? There is a lot of pressure by my mother-in-law. She is very strict, can't answer her back. She used to force me and wake up early. Even she sleep up to 12 p.m. in a day. But I have to work. एंड तो मदर इन लॉ की तरफ से काफी प्रेशर था, वो अपना आराम करती थी पर मुझे जो है मतलब काम करने बोलती थी, है ना। एंड आई इवन डिडेंट हैव गुड रिलेशन विद माय हस्बैंड, हमारे से बीच सेक्स वगैरह नहीं होता है। माई इरिटेशन
is keep on increasing day by day. My husband is a hypocrite. He used to change his statement all the time. She used to pretend me wrong in front of other. तो husband जो है अपने hypocrite इसको लगता है और अपने आप को से ही बाकी को गलत मानता है. Mother in law always taunt me that my father didn't give गौरी. तो मतलब डॉरी मतलब उसके जो मदर इन लॉ है उसको करती है कि उसके फादर इन लॉ ने दहेज नहीं दिया. एंड आई वांट टू स्केप फ्रॉम द होम एंड लीव अवे. तो मुझे ऐसा लगता है घर छोड़ के मैं भाग जाऊं. Even my sister-in-law used to taunt me up a lot. She taunts and hurt me a lot, and I want to reply them back, but I really can't do that. Problem. I really wanted a job so that I become independent. They here because of mother-in-law and my husband used to suffer a lot. तो उसको एक जॉब चाहिए और यहाँ पे मदर और हस्बैंड इन लॉ की वजह से काफी ज्यादा इसको प्रॉब्लमेटिक फील होता है. टेल मी अबाउट your nature and bit more. I am very fastidious engineer. I can't let the thing improper. I need proper परफेक्शन इन माइंड. तो काफी फास्टिडियस नेचर की चीजें एकदम प्रॉपर चाहिए, इम्प्रॉपर उसको नहीं जमता. तो एनालिसिस इसमें क्या है कि पूरे केस में एक मतलब सेंसिटिविटी आ रही है. तो ऑल दो ये जो केस था हमने इसको रिपर्टराइज करा. मतलब ऐसा मतलब कि ऐसा लग रहा है एक हल्की सी सेंसिटिविटी आ रही है. पर ऑल दो मतलब ऐसा कुछ कोर रूब्रिक नहीं मिल रहा था इस केस में. आज से कितने साल, 5-6 साल पहले, 2019-20 का केस होगा ये. तो कुछ तो हमने क्या किया, सारे रूब्रिक को क्लब किया. देखो एकदम इसमें कोई बहुत बड़ा मतलब ये एकदम वैसा रूब्रिक नहीं है. एकदम इजी इजी रूब्रिक है. एस्केप डिजायर टू, घर छोड़ के भागना है. डिल्यूशन फ्री क्रिटिसाइज, ऐसा लगता है कि मम्मी और जो है सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं. कॉन्ट्रडी एक्शन, कॉन्ट्रडी टू इंटेंशन, ये अच्छा रूब्रिक है. उसको लगता है घर छोड़ के भाग जाऊं पर ये नहीं कर नहीं सकती. हस्बैंड एवर्शन टू, हस्बैंड से बहुत एवर्शन है, सेक्स वगैरह नहीं होता है. रिलेशन इमेजिनेशन, रॉन्ग सफर्ड ही है, ऐसा उसको लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है. फास्टिजियस है. क्रॉलिंग, अच्छा माइंड में क्रॉलिंग रोलिंग सेंसेशन. तो ये सबको जब क्लब करे तो तूजा है. और तूजा का एक मतलब कि स्किन में एक अच्छा स्फीयर ऑफ एक्शन है, क्रॉलिंग सेंसेशन है, मैंने कहीं पढ़ा था. तो तूजा दिए है ना. 200 सिंगल डोज, SL 200 रिपीट किए. और अच्छा इसके बाद एक अच्छा आराम आया था. ये पेशेंट का भी हमारे पास वीडियो एनालिसिस है. ये सब केसेस कभी दिखा सकते हैं. तो ये लास्ट केस है हमारा. 10 मिनट्स बाकी है. केस ऑफ हर्पिस जूस्टर है. हर्पिस जूस्टर आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत है. तो ये केस है. लिप्स में देखिए, अपर लिप्स में इनके क्या हुआ है, हर्पिस हुआ है ना. तो सीवियर बर्निंग है. नो एलिमेंट फ्रॉम नो मॉडलिटी नो जनरल. मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ, किस लिए हुआ, कब बढ़ता है कम करता है, नहीं कुछ भी नहीं पता. पानी की प्यास बहुत बढ़ गई, एम्बी थर्मल है. तो ये सिम्टम है, बेसिक है ना, छोटा सा ही केस है. तो एनालिसिस बस इतने में एनालिसिस करो भैया. तो एनालिसिस करे तो एनालिसिस में कुछ भी समझ नहीं आया. बस एक ही चीज समझ आई कि अपर लिप में ये हुआ है, हर पे. तो हमने बस वही ले लिया, स्किन इरप्शन, हर पे, लिप्स अपर. दो ही दवा थी, गैरिकस और सारसापरिल्ला. तो अब क्या करें. अब भैया 3 मटेरिया मेडिका मैं तो खोलता हूँ, एक बोरिक का, एक फाटक का और क्लार्क का. ये 3 मटेरिया मेडिका छोड़ता हूँ. तो मुझे कौन सा जमा, बोरिक में ये दिख गया, हर्पिस ऑन द लिप्स, ट्विचिंग. तो ये थोड़ा सा मेरे को दिखा तो थोड़ा ठीक लगा कि भैया चलो ये शायद एगेरिकस से ठीक हो सकती है. तो एगेरिकस 30 TDS में दिए. तो थोड़े दिन बाद, ये 7 दिन बाद, ये मैडम पूरी ठीक हो गई. तो ये सारी चीजें थी. तो ये डिफरेंट आज के वेबिनार में ये तो आप लोगों को पता चला कि मतलब ये है कि आप कितने तरीके से सोच सकते हैं होम्योपैथी में. थिंकिंग का ही गेम है. आप एक पेशेंट का एनालिसिस कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, कितने अलग अलग तरीके से सिंक अप कर सकते हैं. तो ऐसे ही हमारी एक स्टडी और एक ऑब्जर्वेशन बढ़ता है. तो ये 5 केसेस, जो 5 केसेस शायद मैंने प्रेजेंट करे, तो उसमें आपको यही शायद पता चला होगा. तो आई होप ये वेबिनार वगैरह आपको अच्छा लगा हो और कुछ इससे होपफुली कुछ सीखने को मिला. हमारी बुक्स भी हैं, ये 2 मैडम ने जो स्टार्टिंग में बताई, एक्यूट एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट थ्रू होम्योपैथिक थेरापेटिक बुक ऑफ अनसंग रेमेडीज. ये दोनों आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं. काफ़ी मेहनत से हमने लिखी थी ये बुक. और ये कांटेक्ट नंबर है हमारा 9770346990. इसका एक बार स्क्रीनशॉट या फोटो खींच के रख सकते हैं आप, है ना. कुछ इन फ्यूचर में अगर कुछ आपकी छोटी मोटी भी हेल्प कर पाऊँ तो हमारा सौभाग्य रहेगा. तो मैं साइन ऑफ करता हूँ, यहीं पे मैं एंड करता हूँ अपनी स्लाइड्स. एंड 10 मिनट्स हैं, अगर किसी को कुछ डाउट्स हैं एंड ऑल तो वो पूछ भी सकते हैं, है ना. ठीक है. तो निशांत जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है. वेट ए मिनट ना. डॉक्टर निशांत. वेट ए मिनट डॉक्टर सर. निशांत.
वेट ए मिनट। अब मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर निशांत? जी जी सर, एक मिनट ना, मैंने आप अपना शायद ना, पीपीटी को हटा लीजिए निशांत जी। वेट ए मिनट, डॉक्टर निशांत जी, एक सेकेंड सर। मैं इसको शेयरिंग को बंद कैसे करूं? अच्छा, यहाँ से मेरे को बंद करना पड़ेगा क्या? आप शेयर बटन में दबा दीजिएगा तो बंद हो जाएगा। वेट ए मिनट, शेयर बटन किधर है? हाँ, स्टॉप शेयर आ गया सर, आ गया। शेयर है ना? हाँ, हाँ, अभी अब ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। तो आपने जो केस बताया बहुत अच्छा हाँ। लगा हम लोगों को। खास करके मैंने देखा कि आप इसको पीरियोडिक टेबल से सारे केस को देखना, तो ये आज एक सिलसिला आजकल चल चुका है और अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसको समझने, इसमें हम देखते हैं कि जब पीरियोडिक टेबल का जब हम लोग सहारा लेते हैं तो हम लोग केवल एलिमेंटल ग्रुप का मेडिसिन देखते हैं, एलिमेंट को ही देखते हैं। इसमें बेसिकली आपको, लेकिन फिर आपने बर्ड्स किंगडम को भी लिया है, तो ये कई को एक साथ मर्ज करके आपने जो बताने का कोशिश किया है। तो एक सेशन में आप कभी आकर के हम लोगों को एनिमल के डिफरेंट किंगडम्स के विषय में भी बताइए। पहले एक एक करके जैसे एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, तो इसको भी बताएंगे तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। पीरियोडिक टेबल पर भी सेशन हो सकता है। जी सर, ये सब टॉपिक्स जो सर अपने आप में बहुत ज्यादा वास्ट है। मतलब कि एक सेशन भी एक किंगडम ये के लिए आपका पर्याप्त नहीं। टॉपिक, आपने सभी एंगल को एक साथ जोड़ने का कोशिश किया है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसका एक एक इंडिविजुअल फीचर्स में लेंगे तो लोगों को फिर बाद में कोरिलेट करके समझने में और भी उचित बिल्कुल होगा। बिल्कुल सर, सही बात बोल रहे हैं। बेसिक से बढ़ाना ज्यादा हाँ, जरूरी है। इसका बहुत अच्छा रहेगा। मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में क्या क्या क्वेश्चन है। डॉक्टर अनिल कुमार यादव एनिमल किंगडम को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं। एनिमल किंगडम सर अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। एक शॉर्ट में बताइए, एक शॉर्ट में बताइए। शॉर्ट में देखिए, इसमें एनिमल बाद में किंगडम इसको का आप ये डिटेल में मान सकते हैं ना बताइएगा। एकदम शॉर्ट में, कि हमेशा एक विक्टिम और एग्रेसर की थीम रहेगी। उसमें एक जन विक्टिम रहेगा, दूसरा जन एग्रेसर रहेगा। तो जब ऐसा परिस्थिति में थोड़ा सा डिल्यूशन के बियॉन्ड जब पेशेंट जाता है ना, अरे मेरे साथ, मतलब मेरे साथ बॉस ये करता है या कुछ, उसको मतलब किसी अलग की वजह से, किसी जनरली वो पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है, जनरली पर्सन ही रहते हैं, उसकी वजह से अगर उसको मतलब कि कुछ मेंटल प्रेशर या एंजाइटी फील होती रहती है, तो वो हमेशा एक विक्टिम और एग्रेसर का थीम होता है। ये जो बता पाना है अभी आपको थोड़ा इजी लगेगा, लेकिन जब आप केस लेंगे ना, अगर जब पेशेंट के सामने आप 1-1.5 घंटा बैठते हैं, तो एक बाय ग्रेस ऑफ गॉड, शायद हमें हनुमान की कृपा से हमारे अंदर भी शायद उतनी सद्बुद्धि आ जाती है कि हम लोग जज कर पाते हैं कि ये एनिमल है, प्लांट है कि मिनरल है। तो एनिमल केसेस में जब आपको एक थीम ये लगेगा कि नहीं, ये बंदा एक हमेशा विक्टिम और एग्रेसर का एक थीम है, ये विक्टिम है ना, और दूसरे उसको दबा रहे हैं, आई वर्सेस अदर्स का थीम है, मैं, मेरे को लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लोग निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी थीम एक बेसिक आएंगे। एनी बुक रिकमेंड फॉर किंगडम डिटेल, या डॉक्टर या शंकरन की बुक पढ़ सकते हैं ना, और मेरे मैं ख्याल से डॉक्टर कांगड़े का सेंसेशन किताब एपिक तो मैं वगैरह देखा हूँ, बुक्स अच्छी हैं शंकरन सर की, चिल्ड्रन का है किताब ना। मैं पढ़ा हूँ और उसमें जी है। मैं जो एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम में जो डिफरेंस मैं देखता हूँ, प्लांट को ऐसे देखिएगा वो जड़ होता है, एक जगह पर स्थिर होता है, लेकिन एनिमल जो है सो मोबाइल होते हैं। तो एनिमल किंगडम के मेडिसिन जितने भी होंगे सो मोटिलिटी, जिसमें मोशंस का ज्यादा जिक्र होगा, और प्लांट किंगडम के मेडिसिन जो है सो स्टैटिक और ज्यादा जैसा है, मोटा मोटी बीज हम लोग इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर मिनरल किंगडम कहा जाता है, तो मिनरल किंगडम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको कि हम लोगों को दिमाग में लेकर चलना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप एक एक किंगडम को अगर एक्सप्लेन करें आगे चल करके, एक सेशन एनिमल किंगडम पढ़ ले, एक सेशन मेंटल ये प्लांट किंगडम पढ़ ले, एक सेशन मिनरल किंगडम पढ़ ले। मैं आपसे 3 सेशन का आग्रह कर रहा हूँ। मैं आपसे बात करके आपका समय आपसे फिक्स कर लूंगा, ठीक है ना? तो फिर इससे हम लोग जी जी आगे, सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ किन्हीं का कोई सवाल अभी तो नहीं नजर आ और रहा किसी है। को कुछ डाउट है हाँ, या? अभी ने एनी बुक्स का तो हो ही गया, और एक्सलेंट प्रेजेंटेशन सब बता रहे हैं, काफी लोगों ने सुना है, बहुत ध्यान से सुना है। डॉक्टर बनर्जी आपको बार बार एक्सलेंट एक्सलेंट का जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टर बनर्जी, इफ यू वांट टू से समथिंग, कैन यू से, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन से समथिंग। डॉक्टर बनर्जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, जो कि आपके बार बार आपके आप लिख रहे थे। अरे सब ठीक है सर।
बहुत दिन बाद। बोलने के लिए आपने एक्सीलेंट बोला। आज काफी अच्छी तरीके से बताया इन्होंने, बहुत मैंने क्लियर किया हर चीज। थैंक यू सर, थैंक आवाज जा कोशिश रही कर रहा है? हूँ। बहुत दिन के बाद आपको देख रहा हूँ डॉक्टर बनर्जी। जी जी, कई दिन से हम ट्राई कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा चलिए अब आते हैं, देखते हैं। आइए आप जी डेली मीटिंग में अटेंड कीजिए, है ना। और जी जिस जी, तरह से हम लोग के अच्छे अच्छे स्पीकर आते हैं, कल से श्योर। मीटिंग है, आपको डर्मेटोलॉजी पर बात करेंगी, फिर आपको ये डेली एक एक टॉपिक होता रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप आ सकते हैं। अरे ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू। और किसी को कुछ कहना है? ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक ओके यू। सर। ओके। ठीक है सर। ओके। ओके आई सर, डोंट गुड फाइंड नाइट सर, एनी गुड नाइट। ओके, मैसेज। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। तो डॉक्टर सारिका जी, आर यू प्रेजेंट? सारिका जी, यस सर, यस सर। सारिका जी, आप सेशन का थोड़ा सा आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हुए वोट ऑफ थैंक्स दीजिए और सेशन को हैंड ओवर कीजिए डॉक्टर बिंदु राज को, इंग्लिश सेशन के लिए। जी सर, जी सर। जी नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर स्वीति सारिका IFPH की तरफ से आज के इस हाईली इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल वेबिनार के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर निशांत गुप्ता। यस सर, यस सर। सबसे पहले मैं डॉक्टर निशांत गुप्ता का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से केस को प्रेजेंट किया और डिटेल एनालिसिस और इसके किस आधार पे उसको हम लोग मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांट कर इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर्ड और एविडेंस बेस्ड सेशन था। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और ये जो आपके रिमार्क्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेंगे और मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आपसे डिटेल किंगडम्स के विषय पे आपसे डिटेल में सेशन मिले और हम लोग इससे लाभान्वित हो सके। और इसके साथ साथ मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आशा है कि हम इसी तरह मिलकर नॉलेज शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद निशांत सर। साथियों, और मैं एक बात एक ऐड करना चाहता हूँ। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, जो रिकॉर्डेड वीडियो है, एक दो दिन के बाद में अपलोड हो जाता है, ग्रुप में भी डिस्ट्रीब्यूट डाला हुआ रहता है। और जिनको कुछ चाहिए तो मुझे आप पर्सनली भी बता सकते हैं, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। ऐसे आप यूट्यूब पर जाइए और IFPH फोरम का एक चैनल मिलेगा, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रोमेट्रिक। तो अभी तक बहुत सारे उसमें हजारों हजार वीडियो आप वहां पर देख सकते हैं और उसको देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है, कि कोई भी पैसा नहीं लगता है। आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। आप इसको आप जब भी फुर्सत में हो उस समय भी देख सकते हैं। किसी समय में आप अगर कोई सेशन मिस कर गए तो उस समय भी आप इसको देखना चाहिए, क्योंकि एक देखिए एक रिन्यूअल जो है ना, नॉलेज का रिन्यूअल होते रहना बहुत जरूरी होता है। नॉलेज का अगर रिन्यूअल नहीं होता है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए नॉलेज के रिन्यूअल के लिए ही ये सेशन बनाया गया है, आपका नवीकरण होता रहे, बार बार आप उसको पढ़ते रहें। तो जो जो लोग रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे वो अपने आप में परिवर्तन तो जरूर पा रहे होंगे कि मैं कि अब मेरे ज्ञान में भी अच्छा लगता है, मेरे को भी बहुत सारी चीज जो नहीं समझ लगता है कि इतने उम्र के बाद में मुझे भी लगता है कि बहुत सारी बातें मैं नहीं जानता था और जाना हूँ। आज भी जो डॉक्टर निशांत गुप्ता जी ने बताया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो इसके साथ में आज का मीटिंग क्लोज होता है। एंड नाउ वी आर हैंडिंग ओवर द सेशन टू डॉक्टर बिंदु राज। सो यू कैन स्टार्ट योर सेशन, डॉक्टर बिंदु राज। Thank you, Dr.